हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल 369 क्वार्टर में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज से हम करने जा रहे हैं एक नई सीरीज स्टार्ट, जो कि डाटा साइंस के बारे में। जैसे कि दोस्तों आपको पता ही है, डाटा साइंस आज के टाइम की सबसे मोस्ट डिमांडिंग। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि डाटा साइंस 21 सेंचुरी की सबसे मोस्ट डिमांडिंग जॉब है। तो हम इस सीरीज में सीखने जा रहे हैं डाटा साइंस है क्या, डाटा साइंस से आप कौन कौन सी जॉब पा सकते हो, और डाटा साइंस के टूल्स क्या क्या हैं। डाटा साइंस से आप किस किस एप्लीकेशन में काम कर सकते हो, और डाटा साइंस में आप मशीन लर्निंग का कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो आज का जो हमारा वीडियो होगा वो होगा इंट्रोडक्शन वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। ओके दोस्तों, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं डाटा साइंस का इंट्रोडक्शन। इसमें आप जानेंगे कि डाटा साइंस क्या है, डाटा साइंस में आप कैसे काम करते हैं, डाटा साइंस में आप कैसे मॉडल्स बनाते हैं। वो सब चीज़ें आप यहाँ पे सीखने वाले हैं। और डाटा साइंस का कौन कौन सी फील्ड में क्या क्या इस्तेमाल है वो भी आप यहाँ पे सीखने वाले हैं। डाटा साइंस का फाइनेंस में क्या इस्तेमाल है, डाटा साइंस का डिजिटल मार्केटिंग में क्या इस्तेमाल है, सब कुछ आप इस सीरीज में सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो। ओके दोस्तों। ओके दोस्तों, तो डाटा साइंस आज के टाइम के दोस्तों, अभी 21 सेंचुरी चल रहा है, तो 21 सेंचुरी की दोस्तों सबसे मोस्ट डिमांडिंग जॉब में से एक है डाटा साइंस। तो जैसे कि हर कोई जानता है कि इस टाइम पे डाटा साइंस, एवरी ऑर्गेनाइजेशन, हर एक इंडस्ट्री में आपको डाटा साइंस की नीड पड़ी रही है। तो ये इस टाइम की सबसे मोस्ट डिमांडिंग जॉब बन जाती है इस टाइम पे। तो आज इस ट्यूटोरियल में हम क्या क्या सीखने वाले हैं उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि डाटा साइंस है क्या। उसके बाद हम जानेंगे कि डाटा साइंस को सीखने के बाद आप कौन कौन सी जॉब्स को गेन कर पाओगे। उसके बाद दोस्तों हम जानने वाले हैं कि डाटा साइंस को सीखने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगे। देन हम जानेंगे कि आप डाटा साइंस से कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। डाटा साइंस के लिए कौन कौन से टूल्स अवेलेबल हैं, उनका कैसे इस्तेमाल हो सकता है, और डाटा साइंस की कौन कौन सी एप्लीकेशंस में यूजेस है। ये सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। और हम इस वीडियो में ये भी जानने वाले हैं कि डाटा साइंस की हमें नीड पड़ी क्यों, एक्चुअली क्या रीज़न है कि डाटा साइंस आज के टाइम में इतना मोस्ट डिमांडिंग जॉब हो गया है। तो वो सब चीज़ें हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम इंट्रोडक्शन से। तो व्हाट इज डाटा साइंस। तो डाटा साइंस दोस्तों बेसिकली जब हमारे पास एक लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा होता है। अब जैसे कि पता है, आप लोगों को पता ही है कि आज के टाइम में हर एक चीज़ डिजिटल होती जा रही है। मोबाइल फ़ोन से लेके कार ले लो, आप कोई भी डिवाइस ले लो, फैन ले लो, आपका ऑटोमेशन होम हो गए हैं, फैन हो गया, मोबाइल हो गया, कार हो गई, आपका टीवी हो गया, एवरीथिंग आज के टाइम में सब डिजिटल है। तो जब डिजिटल है तो आपको पता है कि वो डाटा तो जनरेट करेगी। और जो पहले के टाइम में हमारे पास एक नॉर्मल पीसी होते थे, उनमें हम फ्लॉपी इस्तेमाल करते थे। तो फ्लॉपी आप जानते हैं कि सिर्फ 5 MB की होती थी। तो वो 5 MB की डाटा को प्रोसेस करना ईजी था। लेकिन आज अगर हम अपने फ़ोनों की ही बात करें तो आप देख रहे हैं कि फ़ोन में एक एक TB की स्टोरेज आने लगी है। तो 1 TB स्टोरेज यानी 1 TB के अंदर कितना सारा डाटा होगा वो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। हर एक जगह पे आपको आजकल एक्सेस के लिए भी आपको फिंगरप्रिंट से आप समझ सकते हैं फिंगरप्रिंट कितना बड़ा एक डाटा है ह्यूमन वेरिफिकेशन के लिए। तो आज के टाइम में हर एक फ़ोन में फिंगरप्रिंट आता है। तो अगर मैं अपने इंडिया की ही बात करूं तो इंडिया में 130 करोड़ पॉपुलेशन है। तो आप सोच सकते हैं कि 130 करोड़ फिंगरप्रिंट आज के टाइम में आपके फ़ोनों के डाटाबेस में अवेलेबल हैं।
तो कितना ह्यूज डाटाबेस हो गया। अगर मैं सिर्फ फिंगरप्रिंट के डाटाबेस की बात करता हूँ, तो जब इस टाइप का बहुत ही मैसिव डाटा हमारे पास होता है, तो उसकी डीप स्टडी करने के लिए हम डाटा साइंस का इस्तेमाल करते हैं। अब वो डीप स्टडी एक्चुअली होती किस चीज़ के लिए है, वो हम समझ लेते हैं। देखिए, जब भी दोस्तों हमारे पास कोई डाटा आता है, अगर आपको मैं एक बात करूँ कि आपने अब देख रहे होंगे अभी जैसे कि हर हर फ्राइडे एक मूवी आती है। अब हमें जब भी ये देखना होता है कि कौन सी मूवी अच्छी है या कौन सी बुरी, या आप कह सकते हो कि कौन सी मूवी मोस्ट डिमांडिंग इस टाइम चल रही है, तो आप क्या देखते हो? उसकी रेटिंग। अब वो रेटिंग आपको कैसे मिलती है? वो रेटिंग मिलती है जब लोगों का उसकी तरफ एक व्यूज़ होता है, जो लोग उसके लिए व्यू करते हैं, जो उसके के लिए कमेंट देते हैं या लाइक और शेयर करते हैं। तो वो जो डाटा है, वो डाटा कंपनियां इकट्ठा करती हैं और उसके बिहाफ पे उस वीडियो की या उस फिल्म की वो रेटिंग डिसाइड करते हैं कि इसकी इतनी रेटिंग इस वक्त चल रही है। और उसी चीज़ को देख के आप समझते हैं कि हाँ भाई, ये फिल्म बेटर है, इसकी रेटिंग काफ़ी हाई है, ओ वाओ, इसकी तो आउट ऑफ 10 9 रेटिंग है, तो काफ़ी अच्छी फिल्म हो गई। तो आप इस तरीके से अंदाज लगाते हैं। तो उसी उसी डाटा को इस्तेमाल करके कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स के लिए मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालती हैं। तो व्हाट इज डाटा साइंस? तो डाटा साइंस इज अ डीप स्टडी ऑफ मैसिव amount of data which involves the extracting meaning insight from the raw structured or unstructured data। तो हमारे पास डाटा बेसिकली दो फॉर्म में होगा, एक होता है स्ट्रक्चर्ड डाटा और एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। तो जब हम स्ट्रक्चर्ड डाटा की बात करते हैं, तो वो हमारा बिल्कुल एक सिस्टमेटिक फॉर्म में बना हुआ डाटा होता है। तो जब हम एक अनस्ट्रक्चर्ड डाटा की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमारा कुछ सिस्टमेटिक नहीं होता, सब बिखरा बिखरा होगा। जनरली हम अगर वैसे ऐसे डाटा को देखें तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। तो उस डाटा से इंफॉर्मेशन निकालने के लिए जो हमारी डीप स्टडी होती है, वो डाटा साइंस मशीन लर्निंग के थ्रू की जाती है। उसके लिए हमें कुछ साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, कुछ डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे कि पाइथन आज के टाइम में आर लैंग्वेज है। तो ऐसी टेक्नोलॉजीज का हम यूज़ कर रहे हैं और कुछ स्पेसिफिक हमारी एल्गोरिदम्स अवेलेबल हैं, जैसे कि मशीन लर्निंग के कुछ एल्गोरिदम्स हमारे पास अवेलेबल हैं, डीप लर्निंग की हमारे पास एल्गोरिदम अवेलेबल हैं। तो ऐसी एल्गोरिदम्स का हम इस्तेमाल करके उसमें से कुछ मीनिंगफुल डाटा निकालते हैं। तो यही है बेसिकली डाटा साइंस। अब डाटा साइंस दोस्तों एक ऐसा टूल है, एक आप कह सकते हो कि ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि मल्टीपल फील्ड्स में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक फील्ड नहीं है कि आपको जैसे कि बात करें कि अगर मान लो मैं एजुकेशन से हूँ, तो मैं एजुकेशन में ही डाटा साइंस का इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर मैं एक कंपनी चला रहा हूँ, तो मैं अपनी कंपनी के लिए भी डाटा साइंस का इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर मान लो आप फाइनेंस से रिलेटेड हैं, तो आप फाइनेंस में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप और अगर किसी फील्ड में भी हैं तो आप डाटा साइंस का वहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब डाटा साइंस का इस्तेमाल किसी भी फील्ड में करने के लिए हमें कुछ टूल्स की और कुछ टेक्निक्स की ज़रूरत होती है, जिससे कि हम डाटा को मैनिपुलेट कर पाएँ और उसमें से कुछ न्यू और मीनिंगफुल हम इंसाइट्स निकाल पाएँ। सो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि डाटा साइंस। सो दोस्तों, data science uses the most powerful hardware and programming systems and most efficient algorithms to solve the data related problem. It is the future of artificial intelligence. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपको पहले पता होगा, आपने बीटेक में भी पढ़ा होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, या अगर आप बीटेक में हो तो आप ज़रूर पढ़ेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। तो वहीं से डाटा साइंस निकल के आई है। एक्चुअली डाटा साइंस इज अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब जब हम डाटा साइंस की बात कर रहे हैं, तो डाटा साइंस के लिए हमें बहुत पावरफुल हार्डवेयर की जरूरत होती है, क्योंकि मैं पहले ही आपको बता दिया कि हमारे पास एक लार्ज नंबर ऑफ डाटा सेट होगा, एक लार्ज नंबर ऑफ डाटा होगा। वो करोड़ों में भी हो सकता है, ट्रिलियंस में भी हो सकता है, कोई उसकी लिमिट नहीं है।
तो जब आपके पास ऐसा डाटा आएगा तो आप समझ सकते हैं कि उसको प्रोसेस करने के लिए आप नॉर्मल कंप्यूटर या नॉर्मल लैपटॉप से आप उसको प्रोसेस नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको एक पावरफुल हार्डवेयर, पावरफुल जीपीयू की ज़रूरत होगी ही होगी। और फिर जो पुरानी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वो भी इतनी सफिशिएंट नहीं है कि हम उससे डाटा साइंस का यूज़ कर पाएँ। डाटा साइंस के यूज़ करने के लिए आपको एक हैवी सिस्टम चाहिए होगा जिसके अंदर प्रोग्रामिंग सेटअप आपका बहुत अच्छा हो। लाइक अगर मैं बात आज के टाइम की बात कर रहा हूँ तो मोस्ट जो यूज़ हो रही है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डाटा साइंस के लिए वो पाइथन है। और उसके बाद कुछ आपको एफिशिएंट एल्गोरिदम्स भी चाहिए होंगे दोस्तों। आप एफिशिएंट एल्गोरिदम्स के लिए आप मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग की तरफ सोच सकते हो। तो हम हमने देखा कि डाटा साइंस है क्या। अब इन शॉर्ट हम डाटा साइंस को एक समरी में समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, डाटा साइंस एक्चुअली है क्या। डाटा साइंस इज लाइक अ आस्किंग अ क्वेश्चन एंड एनालाइजिंग द रो डाटा। अगर आपके पास एक क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन दिया, मान लो कि आपको जानना है कि किसी वेबसाइट की रेटिंग या किसी मूवी की रेटिंग क्या है, या उसकी रेटिंग कितनी होगी। तो वो आपका एक क्वेश्चन हो गया। अब हमारे पास उससे रिलेटेड डाटा है। वो डाटा क्या है? पीपल्स के व्यूज़, उनके कमेंट्स। तो वो हमारा रो डाटा हो गया। अब उस डाटा पे, जो हमारा डाटा अभी हमें मिला है, उस डाटा की हम मॉडलिंग करते हैं। उस डाटा को, अगर वो स्ट्रक्चर्ड है, वेल एंड गुड है, स्ट्रक्चर से हम उसको उसके कुछ मीनिंगफुल कॉलम्स निकाल लेते हैं। या फिर अगर मान लो अनस्ट्रक्चर्ड है तो पहले उसको स्ट्रक्चर्ड बनाते हैं, फिर उसमें से मीनिंगफुल चीज़ें निकालते हैं। तो उसके हम मॉडलिंग करते हैं। उसके बाद जब हमारे पास एक डाटा की मॉडलिंग करने के बाद उसमें से मीनिंगफुल चीज़ें निकलने के बाद जब हमारे पास एक फाइनल डाटा बचता है तो उसका हम विजुअलाइजेशन करते हैं। विजुअलाइजेशन में आप उसको ग्राफ्स में भी विजुअलाइज कर सकते हैं कि उसकी ग्राफ बड़ी है या घटी है। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं कि उसका क्या रिस्पॉन्स है। फिर उस डाटा को हम अपने डिसीजंस के लिए यूज़ करते हैं। अब आपके पास मान लो कोई डाटा आपके पास है और उससे आपने मॉडलिंग कर ली, उससे आपने विजुअलाइजेशन कर ली। तो विजुअलाइजेशन करने के बाद आपके पास जो ग्राफ्स आए हैं, या सपोज करो कि आपके पास कुछ वैल्यूज़ आ गई हैं। अब उन वैल्यूज से आप देख सकते हैं, उस ग्राफ से आप देख सकते हैं कि जो आपका प्रोडक्ट है, या आप जिस या फिर जिस चीज़ के बारे में भी आप मॉडलिंग कर रहे हैं, उस डाटा साइंस को जिस चीज़ के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, वो चीज़ ग्रो कर रही है या फिर वो चीज़ अपने एक लेवल से नीचे आ रही है। तो दिस इज द डाटा साइंस। ओके दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चलिए, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि आपको एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जाना है। वो मैं मान लेता हूँ कि A to B है, और आप चाह रहे हैं कि मैं कार से एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जाऊँ। तो अब हमें कुछ डिसीजंस लेने होंगे, जैसे कि सबसे बेस्ट रूट कौन सा होगा जिससे कि हम सबसे फास्ट उस लोकेशन पे पहुँच सकें। अब उस रूट पे कहीं पे कोई जाम तो नहीं है। क्या वो रूट कॉस्ट एफिशिएंट होगा? कहीं ऐसा तो ना हो कि उस रोड पे हद से ज़्यादा हर्डल्स हों, गड्ढे वगैरह हों, जिससे कि आपका फ्यूल ज़्यादा लग जाए। तो ये सभी डिसीजन फैक्टर्स। अब जो हमारा इनपुट डाटा होगा, इनपुट डाटा जैसे मैंने आपको अभी बोला कि अगर मान लो किसी रोड पे गड्ढे होंगे, तो वो है कि वो एक फैक्ट है कि भाई इस रोड पे गड्ढे हैं या नहीं है। तो वो हमारा एक इनपुट डाटा है। तो उसके बाद जब हमारे पास कुछ ऐसे इनपुट डाटा होंगे तो उनके बेसिस से अब हमारे पास कुछ डिसीजन फैक्टर्स भी हैं कि ट्रैफिक जैम, कॉस्ट एफिशिएंटी और फास्टेस्ट रूट। ये हमारे 3 डिसीजन फैक्टर हो गए। इन 3 डिसीजन फैक्टर्स को हम अपना मेन एम मानते हुए उस इनपुट डाटा पे की मॉडलिंग करेंगे और उससे कुछ एप्रोप्रिएट आंसर्स निकालेंगे अबाउट आवर डिसीजन। और फिर हम एनालाइज करके देखेंगे कि वो जो डाटा है क्या वो हमारे लिए सफिशिएंट है
क्या हम उस रूट से जा सकते हैं जिससे कि हम कम टाइम में पहुंच जाएं, कॉस्ट एफिशिएंट इफेक्टिव भी रहे और कोई ट्रैफिक जाम भी हमें ना मिले। तो ये सारी प्रोसेस इस इस सारी प्रोसेस को हम बोलते हैं डाटा एनालिसिस, जो कि एक डाटा साइंस का एक पार्ट है। ओके, तो अब डाटा साइंस की हमें नीड क्या पड़ी? तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर मैं कुछ साल पहले की बात करूं, तो हमारे पास जितना भी डाटा होता था वो डाटा या तो बहुत कम अमाउंट में अवेलेबल होता था या फिर सारा स्ट्रक्चर्ड डाटा होता था। तो उसको हम भी इजीली एक्सेल शीट में स्टोर कर लेते थे, या फिर कुछ जो हमारे डाटाबेस टूल्स हैं हम उनके अंदर उसको इजीली स्टोर कर लेते थे। बट अगर आज के टाइम की अगर हम बात करें तो डाटा बहुत बहुत ही ज़्यादा वास्ट तरीके से बढ़ रहा है। अभी तक अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें तो 2.5 क्विंटल बाइट्स ऑफ डाटा इज जनरेटिंग एवरी डे। तो आप ये सोच सकते हैं कि ट्रिलियन से भी ज़्यादा हो गया डाटा। अब एक दिन में जब ट्रिलियन से भी ज़्यादा डाटा जनरेट होगा तो आप समझ सकते हैं कि डाटा एक्सप्लोजन होना मैंडेटरी है। तो इट इज़ एस्टिमेटेड एज पर रिसर्च, मैं नहीं कह रहा, ठीक है, ये 2020 की रिसर्च है जिसमें कि ये साबित हो चुका है कि हम एक दिन में इतने ज़्यादा डाटा जनरेट कर पा रहे हैं। 171.7 MB ऑफ डाटा विल बी क्रिएटेड एवरी सिंगल मोमेंट। हर एक सेकंड के अंदर एक बंदा 1.7 MB डाटा जनरेट कर रहा है, और एवरी कंपनी रिक्वायर्स द डाटा टू वर्क। सिंपल सी बात है, अगर किसी कंपनी को अपने बिजनेस को ग्रो करना है तो उसके पास उसके प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ डाटा होना चाहिए, जिससे कि वो ये चीज़ डिसीजन ले पाए कि उसका प्रोडक्ट अच्छा है या बुरा है, उसको उस प्रोडक्ट को कंटिन्यू करना चाहिए या फिर उसको अभी के अभी रिजेक्ट करके और अपने किसी और प्रोडक्ट पे फोकस करना चाहिए। तो इससे बहुत सारे बिजनेस में हेल्प पड़ती है। अब आप बात, जैसे कि आपको पता चल गया कि एक दिन में बहुत ज़्यादा डाटा हम जनरेट कर रहे हैं, तो उस डाटा की हैंडलिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाए हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, चाहे वो कितनी बड़ी क्यों ना हो। तो ऐसे डाटा को हैंडल करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए और एनालाइज करने के लिए हमें रिक्वायर पड़ती है कुछ कॉम्प्लेक्स, पावरफुल और एफिशिएंट एल्गोरिदम और टेक्नोलॉजीज़ की। अब जब टेक्नोलॉजीज़ की बात आती है तो उसमें डाटा साइंस की भी बात आती है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, ये वो टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम डाटा को एनालाइज कर पाए। सो अब तो इसी से हमें मेन रीज़न हमारे निकल गए। अब डाटा साइंस के अकॉर्डिंग अगर हम किसी डाटा को एनालाइज कर रहे हैं तो वी कैन कन्वर्ट द मैसिव डाटा इनटू मीनिंगफुल इंसाइट्स। अब हम इसको, आप स्ट्रक्चर डाटा ले लीजिए या अनस्ट्रक्चर डाटा ले लीजिए, अब दोनों को मीनिंगफुल इंसाइट्स में कन्वर्ट कर पाएंगे डाटा साइंस से। अब डाटा साइंस टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत सारी कंपनियों ने, आप जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, आपको पता है आज के टाइम में गूगल, अमेजोन, नेटफ्लिक्स, फेसबुक सभी डाटा साइंस का इस्तेमाल कर रहे हैं उस ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा को प्रोसेस करने के लिए। तो ये भी एक हमारा बड़ा फैक्ट है कि जब इतनी बड़ी कंपनियां उन चीज़ों को इस्तेमाल कर रही हैं तो आपको भी, अगर आप अपने बिजनेस में उस डाटा साइंस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं तो आपका बिजनेस के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा ही होगा। अब डाटा साइंस इज वर्किंग फॉर द ऑटोमेटिंग ट्रांसपोर्टेशन। आपको ये भी पता है आज के टाइम में सेल्फ ड्राइविंग कार आ गई है। टेस्ला टेस्ला को ही ले लो, आज के टाइम की सबसे मोस्ट एफिशिएंट सेल्फ ड्राइविंग कार है। एलन मस्क को तो आप जानते होंगे। तो ऐसी जब, अब अगर हमें कोई टेक्नोलॉजी बनानी है जिससे कि हमें उसको कुछ बताना ना पड़े, उसको कुछ डायरेक्शन ना देनी पड़े, वो खुद ब खुद डिसीजंस ले पाए, तो ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने के लिए डाटा साइंस बेस्ट है, क्योंकि वो इतने सारे डाटा को खुद प्रोसेस करके और उससे कुछ मीनिंगफुल निकाल के वहाँ से वो डिसीजंस ले पाएगी। सो डाटा साइंस को हम सेल्फ ड्राइविंग कार के लिए, ऑटोमेटिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी एक बड़ा रीज़न है डाटा साइंस को आज यूज़ करने का।
And data science can help in a different predictions such as survey, election, flight ticketing और confirmations. तो एक आज के टाइम में आप जानते हैं कि गूगल भी सर्वे निकालता है, फेसबुक भी सर्वे निकालता है। तो वो जो सर्वेज हैं वो क्यों निकालते हैं? ताकि वहाँ से उनको कुछ डाटा कलेक्ट हो पाए और उस सर्वे से वो कुछ डिफरेंट प्रेडिक्शंस कर पाएँ अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, या फिर किसी भी चीज़ जो भी जिस रिगार्डिंग वो सर्वे निकाल रहे हैं। और आज के टाइम में इलेक्शंस की वोटिंग के लिए भी हम डाटा साइंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हाउस अमाउंट ऑफ वोटिंग होती है हर एक इलेक्शन में। फ्लाइट टिकटिंग कन्फर्मेशन के लिए भी, क्योंकि आपको पता है हर सेकंड बहुत सारे फ्लाइट्स हम बुक करते हैं। तो इन सब चीज़ों में से कुछ डिफरेंट प्रेडिक्शंस करने के लिए हमें डाटा साइंस की नीड होती है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप डाटा साइंस सीखना चाह रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप डाटा साइंस में इंटरेस्टेड है और आप डाटा साइंस सीखना भी चाह रहे हैं। तो इसके लिए क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट होगी, आपको क्या क्या पहले सीखना होगा, वो चीज़ें हम यहाँ पे जानने वाले हैं। तो अगर हम टेक्निकल और नॉन टेक्निकल यहाँ पे दोनों एस्पेक्ट से लेके चलेंगे, तो पहले हम नॉन टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप डाटा साइंस सीखना चाहते हैं तो आपको ना क्यूरियोसिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो डाटा साइंस एक क्यूरियस फील्ड है। इसके अंदर आपको ना लिमिटेड कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्वेश्चंस भी बहुत होंगे और उनके आंसर्स भी बहुत हैं, बस आपको निकालना आना चाहिए। तो टू लर्न द डाटा साइंस वन मस्ट बी curious. So when you have curiosity and ask various questions, then you have understand the business problem easily. ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, अगर आपके पास किसी प्रॉब्लम के बारे में नॉलेज ही नहीं होगी तो आप उसको सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आपको क्यूरियस होना पड़ेगा उस प्रॉब्लम के बारे में। उस प्रॉब्लम के बारे में आपको बहुत सारा डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, तभी आप उस प्रॉब्लम को अच्छे से समझ पाओगे और अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। देन क्रिटिकल थिंकिंग। तो जब आपके पास एक प्रॉब्लम आ गई, आपने उसके लिए रिगार्डिंग बहुत सारा डाटा इकट्ठा कर लिया, अब आपको उसको सॉल्व करना है। तो उसको सॉल्व करने का सिंपल सी बात है, कोई एक वे तो होगा नहीं, उसको आप डिफरेंट वे से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आपको ज़रूरत पड़ती है एक क्रिटिकल थिंकिंग की। तो जब तक आप क्रिटिकली सोच नहीं पाओगे, जब तक आप उसके डिफरेंट वेज नहीं निकाल पाओगे, आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते विद एफिशिएंसी। मेन चीज़ है कि एफिशिएंसी से आपको सॉल्व करना है। आपने देखा होगा कि आज के टाइम में हर बंदा लगा हुआ है, रिसर्च भी बहुत सारी आ रही है, लेकिन कितना एफिशिएंट उनका काम है, मेन ये देखा जाता है। तो वो एफिशिएंसी लाने के लिए आपको क्रिटिकली सोचना पड़ेगा। उसके बाद है कम्युनिकेशन स्किल, ये भी आपके अंदर बहुत ज़रूरी है। जब भी आप किसी प्रॉब्लम के लिए बुलाए गए हो, किसी भी बिजनेस पर्सन के थ्रू या फिर किसी भी कंपनी के थ्रू अगर आपको कोई हायर करता है, तो सबसे पहले आपको कम्युनिकेट करना आना चाहिए। अगर आप उनकी टीम से अगर कम्युनिकेट ही नहीं कर पाओगे तो आप उस प्रॉब्लम का कैसे सॉल्यूशन कर पाओगे। तो ये 3 मेन नॉन टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं जो कि डाटा साइंस के लिए मैंडेटरी हैं। उसके बाद हम टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टेक्निकल एस्पेक्ट्स आता है वो है मशीन लर्निंग। जैसे मैंने आपको बताया, स्टार्टिंग में बता दिया कि डाटा साइंस के लिए आपको कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स की ज़रूरत होती है, और डाटा साइंस मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक पार्ट है। तो आपको डाटा साइंस के बारे में पता होना चाहिए, आपको डाटा साइंस की एल्गोरिदम्स का पता होना चाहिए, बिकॉज डाटा साइंस ऑलवेज यूजेस द मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। उसके सेकंड जो एस्पेक्ट हमारा आता है वो है मैथमेटिकल मॉडलिंग। अगर आप किसी डाटा के बारे में कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस नहीं कर सकते, कुछ प्रेडिक्शंस नहीं कर सकते मैथमेटिकली, तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो जब तक आप किसी डाटा की मैथमेटिकल मॉडलिंग नहीं कर लेते, यू कांट सॉल्व दैट प्रॉब्लम। तो आपको सबसे मेन इम्पोर्टेंट है कि आपको उसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग करनी आनी चाहिए।
उसके बाद है स्टैटिस्टिक्स। तो दोस्तों आप 10th-12th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं मीन, मॉड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशंस। तो ये कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं, कुछ हमारे ऐसे और भी फॉर्मूलाज होते हैं जो कि हम डाटा साइंस मशीन लर्निंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि जब भी कुछ नॉलेज हमें निकालनी है किसी डाटा से, कुछ बेटर रिजल्ट्स निकालने हैं, तो हमें इन एस्पेक्ट्स की नीड होती है। उसके बाद जो सबसे और मेन टेक्निकल एस्पेक्ट है कि आपको कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। अगर आप कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग नहीं कर पाते तो आप डाटा साइंस नहीं कर पाते। तो बेस मेन है ये कि आपको कंप्यूटर की एटलीस्ट कोई एक लैंग्वेज तो आनी ही चाहिए। लाइक अगर मैं मशीन लर्निंग के लिए बात करूँ तो आर, पाइथन, स्पार्क, ये सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है डाटा साइंस के लिए आज के टाइम में। फिर आपको कुछ डाटाबेस की भी नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ी बहुत। वैसे तो अगर मैं रियलिटी कहूँ तो आपको बहुत डीप नॉलेज होनी चाहिए डाटा साइंस की, सॉरी डाटाबेसेस की। जैसे कि एसक्यूएल सबसे एसेंशियल पार्ट है। अगर आप किसी डाटा को कलेक्ट और उस पर काम करना चाह रहे हैं तो पहले आपको डाटा बेस को सीखना होगा, क्योंकि जब तक आप डाटाबेस को नहीं सीखोगे आप डाटा को कलेक्ट करके रखोगे कहाँ पे। ओके, तो सबसे पहले आपको डाटाबेस को सीखना होगा डाटा को कलेक्ट करने के लिए और उस पर काम करने के लिए। उसके बाद कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की आपको ज़रूरत है। देन आपको सिस्टमेटिक स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे मीन, मॉड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशंस, उसमें से कुछ डाटा निकालने के लिए मैथमेटिकली मॉडल बनाने पड़ेंगे, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स इस्तेमाल करनी पड़ेंगे। तो ये कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स थे जो कि हमें डाटा साइंस के लिए नीडेड होते हैं। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि बिजनेस इंटेलिजेंस और डाटा साइंस में क्या डिफरेंस है। तो जब तक दोस्तों हमारे पास ये डाटा साइंस नहीं आई थी, डाटा साइंस जैसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो तब तक जो बिजनेसेस थे वो अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करते थे। सबसे मेन बात तो ये है ना कि आज तो हम कह देते हैं कि भाई बड़े बड़े बिजनेस जो ग्रो हो रहे हैं वो डाटा साइंस की वजह से ग्रो हो रहे हैं, डाटा साइंस उसको बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाल के दे रही है। लेकिन पहले कैसे करते थे? तो जो पहले जो उनके पास टेक्नोलॉजी थी वो थी बिजनेस इंटेलिजेंस। ये जो हमारे सीए बैठे हैं, बड़े बड़े एमबीएज हैं, उनका ये एक मेन की फीचर था कि वो बिजनेस इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हैं। अब बिजनेस इंटेलिजेंस में होता क्या था? सबसे पहली बात, अब इसकी बिजनेस इंटेलिजेंस सबसे पहली चीज तो सिर्फ और सिर्फ जो स्ट्रक्चर्ड डाटा होता था उसको यूज करती थी और उससे रिजल्ट निकालती थी। जैसे कि डाटा वेयर हाउसेस, तो उनको जो डाटा मिलता है वो उसके बेसिस पे रिजल्ट निकालते थे। लेकिन जब डाटा साइंस आई तो स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड कोई भी डाटा हमें मिल जाए, हमें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम उससे भी रिजल्ट निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं बता आगे, पहले जो टेक्नोलॉजी थी उसमें हम डाटा वेयर हाउस से जो हमारा डाटा होता था वहाँ से हम डाटा लेते थे, वो सारा स्ट्रक्चर्ड डाटा हमें मिलता था। लेकिन आज के टाइम में हम अगर ऑनलाइन भी डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, जैसे कुछ वेब ब्लॉग्स हो गए या फिर कुछ फीडबैक्स हो गए, अगर हम इनका भी डाटा उठा के अगर उस पर प्रोसेस करना स्टार्ट करें तो भी हमारा रिजल्ट काफ़ी अच्छा बेटर आएगा उनसे। फिर जो बिजनेस इंटेलिजेंस में मेथड यूज होता था उसकी अगर बात करें तो वो सारा एनालिटिकल मेथड होता था, यानी जो भी हमारा हिस्टोरिकल डाटा है उसी के बेस पे हम अपने डिसीजंस लेते थे। लेकिन डाटा साइंस में क्या है? डाटा साइंस हिस्टोरिकल डाटा से कुछ और डीपर अब है। अब इसके अंदर सारा साइंटिफिक मेथड इस्तेमाल होता है। तो साइंटिफिक मेथड इस्तेमाल करने से हम काफ़ी डीप में चले जाते हैं किसी भी डाटा रिपोर्ट के रीजंस को निकालने के लिए। अब स्किल्स की अगर हम बात करें तो क्या क्या स्किल्स रिक्वायरमेंट होती थी? तो जब बिजनेस इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो उसके अंदर बेसिकली मेन दो स्किल्स थी मैंने, जैसे कि स्टैटिस्टिक्स और विजुअलाइजेशन। अगर कोई बंदा उससे मीन, मॉड, मीडियन या ऐसी चीज़ें, स्टैंडर्ड डेविएशंस वगैरह आराम से निकाल पाता था और उसको एक ग्राफ की फॉर्म में या फिर किसी भी विजुअलाइजेशन की फॉर्म में अगर वो उसको दिखा पा रहा था तो उसके लिए काफ़ी था।
लेकिन अब अगर हम बात करें आज के टाइम की, जिस जो कि आप जान सके अभी सभी डाटा साइंस पे काम कर रहे हैं, तो डाटा साइंस के लिए आपको 3 चीज़ों की मेन रिक्वायरमेंट है। पहली स्टैटिस्टिक्स, दूसरी विजुअलाइजेशन और तीसरी मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के बिना आप काम कर ही नहीं सकते। उसके बाद फोकस, अगर हम फोकस की बात करें तो डाटा साइंस और बिजनेस इंटेलिजेंस किस चीज़ पे फोकस करती थी वो देख लेते हैं। तो सबसे जब बिजनेस इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया कि पहले ही बता दिया था कि ये हिस्टोरिकल डाटा पे फोकस करती थी। और आज क्या होगा, तो बेसिकली पास्ट और प्रेजेंट, ये 2 डाटा पे फोकस करती थी कि आज क्या चल रहा है और पिछले टाइम में क्या था। लेकिन जब हम डाटा साइंस की बात करते हैं तो डाटा साइंस पिछला, आज का और फ्यूचर में क्या हो सकता है उस पर भी फोकस करता है। तो यानी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों पे हमारा डाटा साइंस फोकस करता है। ओके, तो डाटा साइंस के बेसिकली क्या क्या हमारे कंपोनेंट्स हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो आप देख सकते हैं कि डाटा साइंस में हमारा पहला कंपोनेंट है मैथमेटिक्स। सॉरी, ओके, तो डाटा साइंस में हमारा पहला कंपोनेंट है मैथमेटिक्स, देन मशीन लर्निंग, देन कंप्यूटर साइंस, देन डाटा प्रोसेसिंग, देन डोमेन एक्सपर्टीज एंड देन स्टैटिस्टिकल रिसर्च। तो ये कुछ आपके मेन कंपोनेंट है डाटा साइंस के लिए। सो जैसे कि आपने नीड में ही देख लिया कि हमें स्टैटिस्टिक्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है डाटा साइंस के लिए, तो ये एक हमारा मेन कंपोनेंट बन जाता है डाटा साइंस का। अब इसकी नीड क्या है, तो इससे हम कुछ, ये हमारे स्टैटिस्टिक्स इज अ वे ऑफ कलेक्शन एंड एनालाइजिंग द न्यूमेरिकल डाटा। ओके, तो इसलिए हमें इसकी नीड पड़ती है जब हमें कुछ न्यूमेरिकल डाटा चाहिए होता है, उसको कलेक्ट करने में, उसको एनालाइज करने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर बात करते हैं डोमेन एक्सपर्टीज़ की। डोमेन एक्सपर्टीज़ क्यों चाहिए, तो दोस्तों आप ये तो ऑब्वियसली जानते ही हैं कि जब आप किसी एक पर्टिकुलर एरिया में काम कर रहे हैं तो आप उसको ज़्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं। जब आप डिफरेंट एरियाज़ में काम करते हैं तो आप इतना अच्छा एक्सपर्टीज़ उस पर नहीं बना पाते। तो जब आप किसी एक फील्ड में काम कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में काम कर रहे हैं, तो आपकी जो स्किल होगी, जो आपकी नॉलेज होगी, वो काफ़ी बेटर होगी। तो डोमेन एक्सपर्टीज़ आपको इसमें नीडेड होती है, एक मेन कंपोनेंट है इसका। उसके बाद बात करते हैं डाटा इंजीनियरिंग की। तो डाटा इंजीनियरिंग भी हमारा साइंस का एक पार्ट है, जिसके अंदर हमें बेसिकली ये सिखाया जाता है कि हम डाटा को गेन कैसे करेंगे, स्टोर कैसे करेंगे, उसको रिट्रीव कैसे करेंगे और उसको ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे। सो डाटा इंजीनियरिंग इज ऑल्सो इंक्लूड्स द मेटा डाटा। मेटा डाटा जैसे कि अगर मैं मान लो किसी वेबसाइट्स की अगर हम बात कर रहे हैं, तो वेबसाइट के अंदर कुछ हमारे टाइटल, जैसे टाइटल होता है, उसके कुछ टैग्स होते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन है, तो ये क्या है, उस वेबसाइट के बारे में डाटा। तो डाटा अबाउट डाटा इज द मेटा डाटा। देन हम बात करते हैं विजुअलाइजेशन की। तो दोस्तों आपने एक डाटा इकट्ठा कर लिया, उसको ट्रांसफॉर्म कर लिया, उसकी मॉडलिंग कर ली, उससे हमने कुछ रिजल्ट्स निकाल लिए। अगर आप उन रिजल्ट्स को एक अच्छे तरीके से विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, सामने वाले पर्सन को, या फिर अगर कोई भी पर्सन आपके उन रिजल्ट्स को देखेगा तो वो उसको समझ नहीं पाएगा। लेकिन अगर आप उसको आसान फॉर्म में, लाइक आप ग्राफ्स की फॉर्म में अगर विजुअलाइज कर देते हैं अपने डाटा को, जो आपने सिग्निफिकेंस निकाली है उस डाटा से, तो कोई भी पर्सन उसको इजीली समझ पाएगा। तो विजुअलाइजेशन एक मेन कंपोनेंट हो जाता है हमारे डाटा साइंस में। उसके बाद आती है एडवांस कंप्यूटिंग। ऑब्वियसली बात है, जब आप एक बड़े अमाउंट ऑफ डाटा को प्रोसेस कर रहे हैं तो आपको काफ़ी एडवांस कंप्यूटिंग की नीड होगी। उसके बाद मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स तो डाटा साइंस का मेन पार्ट है। बिना मैथमेटिक्स के आप किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी स्ट्रक्चर को, शेप को, इनको आप स्टडी कर ही नहीं पाएंगे। देन मशीन लर्निंग, तो पहले ही हम जान चुके हैं कि मशीन लर्निंग तो डाटा साइंस की जैसे रीढ़ की हड्डी है, आप ये कह लो।
बिना रीढ़ की हड्डी के जैसे इंसान खड़ा नहीं हो सकता, वैसे ही डाटा साइंस मशीन लर्निंग के बिना चल ही नहीं सकती। तो मशीन लर्निंग तो चाहिए चाहिए, क्योंकि बिना मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स के हम डाटा साइंस में ना कोई मॉडलिंग कर सकते हैं, ना हम किसी को ये बता सकते हैं कि इस डाटा से क्या निकला। तो मशीन लर्निंग इज ऑल अबाउट टू प्रोवाइड अ ट्रेनिंग टू अ मशीन सो दैट इट कैन एक्ट एज ह्यूमन ब्रेन। तो मशीन लर्निंग बेसिकली क्या है, जब हम किसी मशीन को ही इतना ट्रेन कर दें कि जैसे हमारा दिमाग किसी भी चीज़ को देख के समझ लेता है कि वो क्या है, तो वो मशीन भी उसी तरीके से एक्ट कर पाए। तो मशीन लर्निंग इज अबाउट ट्रेनिंग अ मशीन। अब बात करते हैं डाटा। तो देखिए दोस्तों, डाटा कुछ भी हो सकता है। जैसे कि अगर मैं एक कंपनी की बात करूं, तो उस कंपनी के अंदर कितने एम्प्लॉयज़ हैं, उस कंपनी के अंदर कितने एम्प्लॉयज़ हैं, ये भी एक डाटा है। अब उस डाटा के अंदर से कितने 20 से 39 के बीच की हैं, कितने 40 से 60 के बीच में हैं, कितने, अब जेंडर के बेसिस पे अगर हम उनको यूटिलाइज करना चाहें तो कितने फीमेल हैं, कितने मेल हैं। इस तरीके से हम डाटा के अंदर से बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। सो नेक्स्ट बात, अब जैसे आपने हर एक स्लाइड में ये देखा होगा कि मैंने आपको मशीन लर्निंग कह कह के पका दिया है। तो ये मशीन लर्निंग का हम इस्तेमाल कैसे करेंगे डाटा साइंस में, इस चीज़ के बारे में समझते हैं। तो जब भी आप डाटा साइंटिस्ट बनना चाह रहे हैं, तो आपको ज़रूरी है कि आप मशीन लर्निंग और उसके एल्गोरिदम्स के बारे में जानें। तो चलिए इस स्लाइड में हम कुछ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स के बारे में जानेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिख रखे हैं जो कि मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स हम हमारे डाटा साइंस में इस्तेमाल करते हैं। जो पहले हमारे एल्गोरिदम्स हैं वो है रिग्रेशन एल्गोरिदम्स। तो रिग्रेशन एल्गोरिदम्स का हम इस्तेमाल उस कंडीशन में करते हैं जब हमें देखना होता है कि सपोज करो कि आपको आज के टाइम पे आपने कोई घर खरीदा और उस घर की कीमत आप 10 साल बाद जानना चाह रहे हो कि उसकी कीमत 10 साल बाद कितनी होगी। तो ऐसी कंडीशंस पे हम रिग्रेशन एल्गोरिदम्स की इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद डिसीजन ट्री, तो इससे तो आप समझ ही गए होंगे कि जब आपको डिसीजंस, किसी चीज़ के डिसीजन निकालने होते हैं तो आप इस टाइप के एल्गोरिदम का इस्तेमाल कर सकते हो। देन इसमें बहुत सारी एल्गोरिदम्स है, क्लस्टरिंग है। क्लस्टरिंग एल्गोरिदम से आप समझ सकते हो कि जब हमारे पास मान लो कि अब जैसे कि मान लो आप एक सेमिनार में खड़े हो और वहाँ पे बहुत सारे, आप समझ सकते हो कि बहुत सारी भीड़ होगी। तो उस भीड़ में से अगर आपको मान लो निकालना है कि इसमें से एलिजिबल कैंडिडेट कितने हैं और नॉन एलिजिबल कितने हैं, तो आपको दो ग्रुप्स में पर्सन्स को कैटेगराइज करना है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, उनका एक क्लस्टर बनाओगे। क्लस्टर, एक आपने क्लस्टर बना लिया एक्सपर्टीज़ का और दूसरा आपने नॉन एक्सपर्टीज़ का। तो उसके बेसिस पे आप फिर पर्सन्स को उनके ग्रुप्स में रख दोगे। तो इससे क्या है कि आप जान पाओगे कि ये एक्सपर्टीज़ पर्सन है, ये नॉन एक्सपर्टीज़ पर्सन है। देन हमारे पास कुछ और टेक्नोलॉजीज हैं जैसे कि प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, स्पॉट वेक्टर मशीन, नेवी बेस्ड एल्गोरिदम, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क लगे दो। तो इनके बारे में भी हम इस कोर्स में डीपली समझेंगे। मैं आपको हर एक एल्गोरिदम पे एक सिंगल वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें। आगे आप इन वीडियोस को देखें और इन वीडियोस से आप सीखें कि हर एक एल्गोरिदम कैसे काम करती है और कैसे आप इसको डाटा साइंस में इस्तेमाल कर पाएंगे। तो अभी हम जैसे मशीन लर्निंग की बात कर ही रहे थे, तो हम कुछ जो बेसिक एल्गोरिदम्स हैं जो मशीन लर्निंग के हम डाटा साइंस में इस्तेमाल करते हैं, तो एक दो के बारे में हम जान लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया रिग्रेशन एल्गोरिदम्स। तो रिग्रेशन एल्गोरिदम में हमारी जो पहली एल्गोरिदम आती है वो होती है लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिदम। तो लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिदम क्या है, तो जब भी देखो मान लो जब भी आप किसी डाटा पे काम कर रहे हैं, तो लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिदम सबसे मोस्ट पॉपुलर एल्गोरिदम है मशीन लर्निंग की, जो कि है सुपरवाइज्ड लर्निंग पे बेस्ड। सुपरवाइज्ड लर्निंग से आप क्या समझते हैं?
अब देखो तो दोस्तों, मशीन लर्निंग में दो टाइप की लर्निंग होती है। एक होती है सुपरवाइज्ड लर्निंग और एक होती है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। तो देखो, जैसे कि एक बच्चा है, बच्चे को उसके माता पिता अगर कुछ ना भी सिखाएं तो भी वो सीख जाता है। तो वो कैसे सीख रहा है? वो आसपास की चीज़ों को देख के सीख रहा है। ठीक है। तो उसको कोई गाइड नहीं कर रहा कि भाई तू ये कर वो कर, वो ऑटोमेटिकली सीख रहा है। तो दिस इज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। लेकिन अगर मैं आपको मैंने स्कूल भेज दिया, जब तक वहाँ पे टीचर नहीं आएगा, वो आपको पढ़ाएगा नहीं, कुछ नहीं सीखोगे। तो वो वहाँ पे क्या है कि जब तक कोई सुपरवाइज़र नहीं है, जब तक आपको कोई सुपरवाइज़र गाइड नहीं कर रहा है, आप नहीं सीख रहे। तो डैट इज़ सुपरवाइज्ड लर्निंग, कि आपको सुपरवाइजर की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिदम क्या है कि हमारी एक सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम है। इस एल्गोरिदम का हम इस्तेमाल रिग्रेशन के लिए करते हैं, जिसमें कि हम मॉडलिंग करते हैं कुछ टारगेट वैल्यूज़ की बेस्ड ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल से यहाँ क्या मतलब है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यूज़ लिमिटेड नहीं होती दोस्तों। यानी आप उनकी वैल्यूज़ कुछ भी हो सकती हैं। मान लो कि एक अननोन वेरिएबल है, सॉरी अननोन कह रहा, एक वेरिएबल है आपके पास एक्स। अब आप कह रहे हो कि एक्स 0 से लेके इन्फिनिटी तक है, तो आप समझ सकते हैं कि ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। उसकी वैल्यू कहीं तक भी जा सकती है, वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा कि उसकी वैल्यू कितनी होगी। सो इट्स रिप्रेजेंट अ फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। ऑब्वियसली बात है, अगर वो किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा तो वो लीनियर होगा, वो एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म करेगा। तो विच हैज़ अ रिलेशन बिटवीन द सेट ऑफ इनपुट एंड प्रेडिक्टेड आउटपुट। तो यहीं से हम समझ सकते हैं कि जब अगर हमारे पास मान लो अब एक लीनियर इक्वेशन बनेगी, अगर हम उसमें कोई वैल्यू पुट करेंगे तो वहाँ से कुछ आउटपुट भी आएगी। तो यही है हमारी लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम। कि आप उसमें आपको एक बेस सिंपल आप कह सकते हो कि आपको हिट एंड ट्रायल मेथड इस्तेमाल करना है। आप कोई वैल्यू पुट करो, वहाँ से आपको एक आउटपुट मिलेगा, फिर एक वैल्यू पुट करो, वहाँ से आपको एक आउटपुट मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। ठीक है। सो ये एल्गोरिदम में हमारा कुछ इक्वेशन इस तरीके से बनता है, y इज इक्वल टू एम एक्स सी। तो यहाँ पे जो m है, x है और c है, ये हमारे वेरिएबल है। अब जैसे कि यहाँ पे जो x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हमें नहीं पता कि उसकी वैल्यू क्या है। वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो वैल्यू माइनस में भी हो सकती है। इट्स डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। तो ये x यहाँ पे क्या हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब y यहाँ पे क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये डिपेंडेंट वेरिएबल क्यों है? क्योंकि जब तक अगर हम x की वैल्यू पुट नहीं करेंगे हमें y की वैल्यू मिलेगी ही नहीं, तो इट्स अ डिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ पे m कुछ स्लोप होगा, c हमारा यहाँ पे कोई कांस्टेंट है। ठीक है। तो जब हम इस कांस्टेंट की, x की और m की कोई वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं, सपोज करो कि x एक है, c भी एक है, स्लोप भी एक है, तो हमारे पास y का रिजल्ट क्या आ जाता है? 2। तो लाइक मान लो कि 2 यहाँ पे है, तो ये एक पॉइंट आ गया हमारे पास 2 का। फिर हमने कुछ वैल्यू पुट की, फिर हमारे पास ये पॉइंट आ गया, फिर हमने कुछ वैल्यू पुट की, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया। उसके बाद जैसे जैसे हम वैल्यू पुट करते गए, हमारे पास एक लीनियर लाइन, एक सीधी, बिल्कुल सीधी लाइन हमारे पास फॉर्म हो जा रही है। तो इस लाइन से जो डाटा टच कर रहा है, आप देख रहे हैं कि कुछ डाटा बाहर है भी, कुछ डाटा बाहर आ रहा है और कुछ डाटा इस लाइन से बिल्कुल टच कर रहा है। तो अब यहाँ पे जो ये डाटा इस लाइन से बिल्कुल टच कर रहा है, दीज आर द प्रिडिक्टिव आउटपुट। अब ये हमारे वो आउटपुट हैं जो कि फ्यूचर में या फिर जो कि प्रेजेंट में अगर हम किसी चीज़ के लिए निकाल रहे हैं या हम किसी चीज़ के लिए फ्यूचर के लिए रिजल्ट निकाल रहे हैं, तो दीज आर आवर रिजल्ट्स। तो ये हमारे वो
रिजल्ट्स हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एल्गोरिदम डिसीजन ट्री। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि डिसीजन ट्री जैसी एल्गोरिदम्स का हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमको कोई डिसीजंस लेने होते हैं। सपोज करो, यहाँ हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो आपके पास कोई जॉब ऑफर आया, अब आपको वो जॉब लेनी है या नहीं लेनी, वो आपको डिसाइड करना है। तो आप उसके अंदर क्या क्या देखते हो? सबसे पहले आप देख रहे हो कि भैया, आप देख रहे हो कि जो सैलरी है वो $20,000 से $50,000 के बीच में हो। अगर होगी तो आप उसको क्या कर दोगे उस पैरामीटर पे, अगर नहीं होगी तो वहीं पे उसको डिक्लाइन कर दोगे। ओके, उसके अगर आपको सैलरी अगर आपको सूट कर जाती है तो फिर आप देखोगे कि जो आपकी जॉब लोकेशन है वो आपके घर के कितनी पास है। अगर वो आपके घर से बहुत ज़्यादा दूर है तो ऑब्वियस सी बात है, आप उसको डिक्लाइन कर दोगे। अगर पास में है तो आप एक बार सोच सकते हो उसके बारे में। उसके बाद वहाँ पे एक चीज़ और आप देखते हो कि मान लो कि आपको बार बार बसों में धक्के खाने पड़ेंगे, या फिर कंपनी कैब दे रही है। अरे वाह, कंपनी तो कैब प्रोवाइड कर रही है, तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी, यानी आप उसको जॉब को एक्सेप्ट कर लोगे। और अगर कंपनी आपको कैब प्रोवाइड नहीं कर रही तो आप ही कहोगे यार कौन बसों में धक्के खाएगा, छोड़ो ना, हम नहीं करते ये जॉब। तो इससे क्या है कि आपको एक डिसीजन फाइनली मिल जाएगा। तो ये भी सेम एक इसी तरीके से मल्टीपल क्वेश्चंस के बेसिस पे हमारा डिसीजन ट्री हमारे लिए उस प्रॉब्लम को, किसी भी टाइप के प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है बेस्ड ऑन डिफरेंट क्वेश्चंस। उसमें डिफरेंट लीव्स होंगे, डिफरेंट नोड्स होंगे, उनके डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे, उनके अकॉर्डिंग वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो चलो, बहुत होली प्रॉब्लम के बारे में बातें, अब हम बात कर लेते हैं कि डाटा साइंस में अगर हम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल करें तो हम एक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, वो हम देखने वाले हैं अब। तो ये दोस्तों जो मैं आपको यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ, ये बेसिकली नॉर्मली हम अपनी कंपनी में इस्तेमाल करते हैं, और हर एक डाटा साइंस पर्सन, हर एक डाटा साइंटिस्ट इन्हीं वेज को फॉलो करता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, किसी प्रॉब्लम को समझने के लिए। तो जब भी आपके पास कोई प्रॉब्लम आई तो सबसे पहले आप उस प्रॉब्लम में देखते हैं कि वो प्रॉब्लम है किस टाइप की। अब वो डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ टाइप लिखे हैं। आप देखोगे कि वो प्रॉब्लम कहीं ऐसी तो नहीं है इज दिस और बी। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लिखी है, इज दिस ए और बी, क्या यह ए है या बी है। अब यहाँ पे क्या है, दो चीज़ें आ गई, या तो आपको ये लेनी है या आपको ये लेनी है। जब दो चीज़ों के बीच में डिसाइड करना हो, या फिर मान लो डिफरेंट पैरामीटर्स हो सकते हैं, ये यहाँ तो मैंने दो ही लिए, तो ऐसी कंडीशन आ गई कि आपको दो चीज़ों के बीच में डिसाइड करना है। तो उस टाइप की प्रॉब्लम को हम क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम कहते हैं। तो वहाँ पे हम क्या है कि मशीन लर्निंग की क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स हमारे पास अवेलेबल हैं, उनका हम इस्तेमाल करके सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास एक कंडीशन आ गई, इज दिस डिफरेंट। इज दिस डिफरेंट मतलब क्या है यहाँ पे? अगर मान लो आपके पास एक फिर कंडीशन है, हम आ जाते हैं जॉब रोल पे, जॉब की कंडीशन पे आ जाते हैं। मान लो आपके पास एक बहुत ही अच्छा ग्रुप है अपने टीम मेंबर्स का, और कोई नया पर्सन आपके पास जॉब के लिए आता है। अब आप कैसे डिसाइड करोगे कि वो पर्सन आपके जॉब पे जो ऑलरेडी टीम काम कर रही है उससे ज़्यादा बेटर है? तो ऐसे कंडीशंस में ये हमारी प्रॉब्लम बनती है, इज दिस डिफरेंट। तो आप उसको, अगर वो पर्सन बाकी पर्सन से काफ़ी अलग है, जो आपको रिक्वायरमेंट चाहिए उनसे काफ़ी अलग है, या फिर वो इतना बहुत ही ज़्यादा अलग है कि वो वहाँ पे सुटेबल ही नहीं है काम करने के लिए, तो ये कंडीशन आप कैसे डिसाइड करोगे? तो उस टाइम पे जो हमारा
प्रॉब्लम आती है वो होती है अनोमली डिटेक्शन की। ठीक है, यानी बहुत सारी चीज़ों में से कुछ मेन चीज़ें निकालना, अनोमली डिटेक्शन। तो उस टाइम पे हम अनोमली डिटेक्शन एल्गोरिदम्स की इस्तेमाल करते हैं। अब उसके बाद जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था हाउस रेट, हाउस रेट का, कि अगर मान लो आज के बाद आज आपने कोई घर खरीदा और आप 10 साल बाद उस घर को बेचना है, तो आप जानना चाहते हो कि भाई 10 साल बाद उसका रेट कितना हो जाएगा। तो जब ऐसी कंडीशन आती है जहाँ पे आप हाउ मच या हाउ मैनी जैसी चीज़ें क्वेश्चन में आप देते हैं, तो वहाँ पे आप समझ जाना है कि आपकी रेगुलेशन है, प्रॉब्लम है ये। तो आप वहाँ पे आपको रेगुलेशन और एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल करना है। फिर जहाँ पे बात आती है हाउ दिस ऑर्गेनाइज्ड की, कि अगर आपको कोई चीज़ दी गई है और वो आपको सेपरेट करनी है अलग अलग, ठीक है, आपको ग्रुप्स बनाने हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपकी क्लस्टरिंग एल्गोरिथम सबसे बेस्ट होती है। अब जहाँ पे अगर मान लो कई बार हमारे पास प्रॉब्लम ऐसी आ जाती है, लाइक अगर मैं एक नॉर्मल कंडीशन की बात करता हूँ, तो आपने गेम तो खेलते ही होगे और गेम में बहुत सारे रिवार्ड पॉइंट भी होते होंगे। तो वो मान लो कि आपके पास आपकी लिव्स खत्म हो गए, तो अब हम एग्जांपल लेते हैं कैंडी क्रश का। तो कैंडी क्रश आपको क्या कहेगा, भाई एक वीडियो देख लो और मैं आपको लिव दे दूँ। अब वहाँ पे कंडीशन होती है, पहले वो आपको वीडियो दिखाएगा, फिर वो आपको व्हील स्पिन करवाएगा। अब उस व्हील में व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट, अब वहाँ पे कंडीशन आ जाती है ये कि वो व्हील कहाँ रुकेगा। अब ये तो कंडीशन होगी ना, तो अब वो व्हील जहाँ रुकेगा आपको गेम उसी हिसाब से या तो कोई रिवार्ड देगा या फिर आपको एक लिव प्रोवाइड कर देगा। सपोज करो आपका कोई मान लो या तो आपको कोई पॉइंट्स मिल जाते हैं या फिर आपको कोई लिव मिल जाती है या फिर आपको कुछ मूव्स मिल जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेज हो सकते हैं। तो इस टाइप की जब हमारे पास प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनको हम बोलते हैं री इन्फॉर्मेंस्ड प्रॉब्लम। तो उसके लिए हम री इन्फॉर्मेंस्ड लर्निंग की जो टेक्निक्स हमारे पास अवेलेबल हैं, एल्गोरिथम्स अवेलेबल हैं, वो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये कुछ वेज थे जिससे कि हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पा रहे थे, प्रॉब्लम है क्या और उसके लिए हम कौन से एल्गोरिथम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो इससे हमारा काफ़ी टाइम बच जाता है। ओके दोस्तों, फिर हम बात करते हैं डाटा साइंस लाइफ साइकिल की, कि जब अगर हम डाटा साइंस को इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो उसके अंदर क्या क्या फेजेस होंगे, हम किस तरीके से किन स्टेप्स के थ्रू हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो जो हमारा सबसे पहला स्टेप है वो होता है डिस्कवरी। व्हाट इज डिस्कवरी, अब यहाँ पे डिस्कवरी से आप क्या समझे, तो डिस्कवरी दोस्तों बेसिकली जैसे कि ना डिस्कवरी चैनल में दिखाते हैं, वो देखा होगा, वो एक पर्सन आता है ना, वो जंगलों में घूमता रहता है, नई नई चीज़ें खोजता रहता है। उसी तरीके से आपको भी उस प्रॉब्लम के जंगल में घुस जाना है, इतने क्वेश्चंस निकाल देने हैं उस प्रॉब्लम के बारे में कि आप उससे कुछ डाटा गेन कर पाएँ। ठीक है, तो जब आप उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को, कुछ प्रायोरिटीज़ को, ठीक है, समझ लेंगे उस प्रॉब्लम की, तो आप उस प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। और जब अब डिस्कवरी एक चीज़ में और आपकी नीड बनती है, वो होती है कि जब भी आप किसी डाटा साइंस प्रोजेक्ट पे अगर मान लो काम कर रहे हो, तो सबसे पहला क्या है भाई, चलो मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहली चीज़, अगर आप किसी कंपनी के पास जाते हो तो कंपनी क्या पूछेगी, भाई पैसा कितना लोगे, है ना, यही जवाब होगा उनका। सबसे पहली चीज़ तो यही है ना, जब भी आप किसी कंपनी के पास जा रहे हो और आप कह रहे हो कि सर मैं आपकी प्रॉब्लम को काफ़ी इजीली और डाटा साइंस से सॉल्व करता हूँ, तो कंपनी पूछेगी चलिए ठीक है बताइए आप अमाउंट कितना लेंगे, है ना, क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स होंगी, हमें आपको क्या देना पड़ेगा। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कंपनी पूछेगी। तो उस चीज़ के लिए आपको पहले से ही तैयार होना चाहिए, आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं
उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उसके लिए क्या क्या आपकी प्रायोरिटीज़ होगी, क्या क्या आपका पर्सनल बजट होगा, कितना उस प्रोजेक्ट के लिए आप लगा सकते हैं। तो ये चीज़ें अगर आप डिसाइड करके जाओगे तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि कोई भी कंपनी आपको प्रोजेक्ट देने से मना करेगी नहीं करेगी। और कुछ और चीज़ें होती हैं जैसे कि आपको टाइम कितना लगेगा, गोल का एंड गोल क्या होगा, मतलब उससे आप क्या रिजल्ट निकाल के दोगे, ये चीज़ें भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि कंपनी के प्रोजेक्ट्स में आपको ज़रूरत पड़ती हैं। उसके बाद आती है कि जब आपको कोई प्रोजेक्ट मिल गया, अब आपने उसे डाटा भी गेन कर लिया उस प्रॉब्लम के लिए, तो अब बात आती है डाटा प्रिपरेशन की। क्योंकि देखो डाटा हो सकता है कि आपको पहले से ही स्ट्रक्चर्ड डाटा मिल गया हो, या फिर आपको मान लो बिल्कुल ही अनस्ट्रक्चर्ड डाटा मिला हो। तो जब भी आपको स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड डाटा मिलता है तो उसको आपको पहले तो अपनी प्रॉब्लम के लिए प्रिपेयर करना होगा। क्योंकि हो सकता है कि आपको स्ट्रक्चर्ड डाटा मिला हो, वो पहले से ही स्ट्रक्चर्ड है, लेकिन उस स्ट्रक्चर्ड डाटा के अंदर भी कुछ ऐसे फील्ड्स होंगे, कुछ ऐसे कॉलम्स होंगे जिनकी आपको अपने प्रॉब्लम में नीड ही नहीं है। तो पहले उनको उन उनके अकॉर्डिंग, अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग पहले आपको डाटा को प्रिपेयर करना होता है। तो उसके लिए हम कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि पहली हमारी टेक्निक होती है डाटा क्लीनिंग। सबसे पहले तो उन फील्ड्स, उन कॉलम को बाहर निकाल दो जो आपके ज़रूरत के है ही नहीं। फिर आप देखो कि आपका डाटा काफ़ी मतलब कई बार ऐसा होता है कि बहुत ही एडवांस डाटा होता है जो कि हम कम टाइम में हैंडल नहीं कर सकते, और प्रोजेक्ट की लेंथ हमारी काफ़ी टाइम में अच्छी खासी होती है, लेकिन कई कई टाइम में बहुत कम लेंथ होती है। आपको 1 वीक के और 1 मंथ के अंदर प्रोजेक्ट सबमिट करने होते हैं। तो उस कंडीशन में हम बहुत ज़्यादा डाटा पे काम नहीं कर सकते। तो उसमें से कुछ स्पेसिफिक डाटा को हमें रिड्यूस करना होता है। तो हमें वो डाटा रिडक्शन की टेक्निक से हम करते हैं। फिर कुछ टाइम पे ऐसा होता है कि हमें डाटा इतना ज़्यादा मिलता ही नहीं है कि हम उस पर काम कर पाएँ। सपोज़ करो कि अगर आपको किसी मान लो किसी कंपनी के लिए फेस डिटेक्शन सिस्टम बनाना है। अब उस कंपनी में बंदे ही काम कर रहे हैं, मान लो 5 है। अब 5 बंदों के लिए आपको फेस डिटेक्शन सिस्टम बनाना है, और आपकी जो सॉफ्टवेयर है उसके लिए आपको कम से कम 1000 बंदों की फ़ोटो चाहिए, है ना। कम से कम उसको 1000 फ़ोटो चाहिए उन 5 बंदों की। तो ऐसे टाइम पे आप क्या करोगे? अब आपको फ़ोटो मिली है 5, लेकिन आपके सॉफ्टवेयर को, आपके सिस्टम को रिक्वायरमेंट है 1000 की उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उस सिस्टम को बनाने के लिए। तो ऐसे टाइम में डाटा इंटीग्रेशन हमारी काम आती है। उस डाटा को इस तरीके से इंटीग्रेट किया जाता है दूसरे डाटा के साथ कि वो अच्छे से काम कर पाए। फिर है डाटा ट्रांसफॉर्मेशन। अब मान लो कि जैसे कि अभी यही प्रॉब्लम हम इसको लेते हैं, इसको ट्रांसफॉर्मेशन से हम देखते हैं। मान लो आपके पास एक बंदे की एक फ़ोटो है, अब आपको एक बंदे की 1000 फ़ोटो चाहिए। तो आप उसी फ़ोटो को डिफरेंट डिफरेंट वेज से, मान लो आपको एक बार आपने मिरर इमेज ले ली, एक बार आपने उसका कुछ थोड़ा सा शेप बढ़ा दिया, कुछ घटा दिया। इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट उसकी इमेजेस जनरेट कर लेते हो। तो अब क्या है कि इस तरीके से जब आप डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस जनरेट करोगे तो आपके पास उस इमेज का काफ़ी अच्छा खासा डाटा बन जाएगा। तो ये है डाटा प्रिपरेशन। तो जब हम डाटा को प्रिपेयर कर लेते हैं तो फिर हमारी बात आती है उस प्रॉब्लम के लिए, उस सिस्टम के लिए एक मॉडल को तैयार करना। तो दैट इज़ मॉडल प्लानिंग। अब यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, बहुत सारे टेक्निक्स हो सकती हैं जो आपके इनपुट वेरिएबल्स के बीच में एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर दें। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस मैथमेटिकल मॉडल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिटिक्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उस डाटा को विजुअलाइज कर सकते हैं। सो मॉडल प्लानिंग के लिए हमारे पास कुछ टूल्स अवेलेबल हैं, जैसे कि एसक्यूएल एनालिसिस सर्विसेज हैं,
यहाँ से भी हम कर सकते हैं। सास है हमारे पास, इससे भी हम बना सकते हैं। आर लैंग्वेज है, पाइथन लैंग्वेज है, इनसे भी हम वो मॉडल्स बना सकते हैं। उसके बाद अब आपने मॉडल की प्लानिंग कर ली कि भाई मेरा मॉडल ये होगा, ये मेरा सिस्टम बनेगा, इस टाइप से मेरा सिस्टम बनेगा। अब आपको क्या है कि वो सिस्टम को बनाना है, तो उस सिस्टम को बनाने की बात आ गई। अब अब जब हमारे पास सिस्टम बनाना है तो हमें सबसे पहले डाटा सेट की ज़रूरत है, क्योंकि ट्रेनिंग करनी है, उस सिस्टम की टेस्टिंग करनी है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले डाटा सेट क्रिएट करेंगे। फिर उस डाटा सेट पे डिफरेंट टेक्निक्स लगाएंगे, जिस टाइप की हमारी प्रॉब्लम होगी। अगर वो एसोसिएशन प्रॉब्लम है तो एसोसिएशन लगाएंगे, क्लासिफिकेशन है तो क्लासिफिकेशन, कोई क्लस्टरिंग मॉडल है तो वो हम लगाएंगे, और उसी के हिसाब से अपना डाटा को मॉडिफाई करके हम अपने मॉडल को बिल्ड करेंगे। अब इसके लिए हम डिफरेंट कुछ हमारे टूल्स हैं, हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि सास एंटरप्राइज माइनर है, वेका है, ये हमारा जावा का एक फ्री टूल है। स्पैक मॉडलर है, ये भी काफ़ी अच्छा टूल है। मैटलैब है, मैटलैब पेड टूल है बट काफ़ी अच्छा टूल है, थोड़ा महंगा आता है, तो इसको ज़्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ही पेड वर्जन में इस्तेमाल करती हैं। ठीक है, इसके काफ़ी आपको न्यूल्ड वर्जन ही मिल जाएंगे, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसे पेड वर्जन ही इस्तेमाल करें, कहीं से भी पायरेटेड वर्जन इस्तेमाल ना करें। उसके बाद आती है, अब आपने मॉडल तैयार कर लिया, तो मॉडल का क्या करना है, अब आपको ऑपरेशन में लाना है, अब आप उसको काम में लाना है मॉडल को। ठीक है, तो जब आप कोई मॉडल तैयार कर लेते हो तो आप अब क्या करोगे, उस मॉडल की एक फाइनल रिपोर्ट तैयार करोगे, जिसमें कि उस मॉडल के बारे में आपने लिख रखा होगा, उसका कोड होगा, उसकी टेक्निकल एस्पेक्ट्स होंगे, क्या क्या है उसके अंदर, वो सारा आप एक कंप्लीट उसका डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर लोगे। और उसके बेसिस पे फिर आप क्या करोगे, अपने जो भी आपकी क्लाइंट कंपनी है या फिर जो भी आपका क्लाइंट है जिसको भी आपको प्रोजेक्ट देना है, आपको किसी अपने कॉलेज में सबमिट करना है, तो फिर आप कॉलेज में सबमिट करोगे और उसके बाद कम्युनिकेट करोगे उन रिजल्ट्स को। ठीक है, जो आपने इनिशियल फेजेस में निकाले हैं उनको आप उस पर्सन को या फिर अपने जिसके लिए वह आप प्रोजेक्ट बना रहे हो उनको आप उन जो रिजल्ट्स आपके आए हैं वो आप समझाओगे कि वो रिजल्ट कैसे आए। तो ये है बेसिकली हमारे डाटा साइंस की लाइफ साइकिल। अब क्या क्या टूल्स अवेलेबल हैं किस किस चीज़ के लिए, वो हम एक बार देख लेते हैं। अगर मान लो हमें डाटा एनालिसिस का काम करना है सिर्फ, तो हमारे पास कुछ टूल्स हैं, वो है आर लैंग्वेज, पाइथन लैंग्वेज, स्टैटिस्टिक्स, इससे भी हम नॉर्मली से भी हम कर सकते हैं। उसके बाद सास हमारे पास अवेलेबल है, जुपिटर हमारे पास अवेलेबल है, आर स्टूडियो हमारे पास है, मैटलैब है, एक्सेल है, रैपिड माइनर है, ये सभी टूल्स हैं जो कि डाटा एनालिसिस में काफ़ी यूज़फुल हैं। उसके बाद डाटा वेयर हाउसिंग आप समझ सकते हैं कि जहाँ पे डाटा को स्टोर किया जाता है, जहाँ पे डाटा स्टोर है। ठीक है, क्लाउड, जैसे क्लाउड मान लीजिए, तो ऐसी टेक्नोलॉजीज़ के लिए हम क्या क्या ETL यूज़ कर सकते हैं, SQL इस्तेमाल कर सकते हैं, हाडूप काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है अपाचे की, फिर टैलेंट यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम जैसे कि एक और टेक्नोलॉजी हमारे पास है, अमेज़ोन की एक क्लाउड सर्विस है AWS रेड शिफ्ट, ये भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं डाटा वेयर हाउसिंग के लिए। फिर बात कर लेते हैं कि डाटा को अगर आपको विजुअलाइज करना है, विजुअलाइज करके दिखाना है, तो उसके लिए आर लैंग्वेज काफ़ी अच्छी है, उसमें आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। फिर जुपिटर हमारे पास एक पाइथन का काफ़ी अच्छा टूल है, उसको हम जुपिटर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर एक टेबलू हमारे पास सॉफ्टवेयर आता है, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं विजुअलाइजेशन के लिए। कॉग्नस है, इसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मशीन लर्निंग अगर हम टूल्स की बात करें तो हमारे पास कौन कौन से हैं, स्पार्क हमारे पास है, एजूर ML स्टूडियो हमारे पास है, और भी हमारे पास काफ़ी सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मशीन लर्निंग टूल में आप एनाकोंडा इस्तेमाल कर सकते हो, आप जुपिटर भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप आर स्टूडियो भी इस्तेमाल कर सकते हो, और आपके पास एक स्पाइडर आता है,
जो कि एक अच्छा टूल है। ठीक है, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। और काफ़ी है, डिजेंगो है, जैसे कि पाइथन का ही एक है डिजेंगो, वेबसाइट्स वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है, तो आप उसको मशीन लर्निंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा कुछ हाई फाई नहीं है। ठीक है, और काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजीज़ हैं, काफ़ी अच्छे टूल्स हैं। आप एक बार जब गो थ्रू होगे इन चीज़ों के, आप जब डीप स्टडी करोगे खुद से, तो आप समझ जाओगे कि आपको कौन सा टूल कब इस्तेमाल करना है और आपके लिए कौन सा बेस्ट है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि डाटा साइंस की आज के टाइम में क्या क्या एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं। तो जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स तो इस वीडियो के दौरान ही दे दिए थे, जैसे कि इमेज रिकॉग्नाइजेशन का मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर आपको किसी कंपनी के लिए फेस डिटेक्शन सिस्टम बनाना है तो आप कैसे बनाओगे। आपको स्पीच रिकॉग्नाइजेशन बनाना है कि जो आवाज़ आप सुन रहे हैं, जो या फिर जो आवाज़ आप किसी में मशीन को दे रहे हैं, उस आवाज़ से वो पहचान पाएगी उसमें वो बंदा बोलना क्या चाह रहा है। आज जैसे कि आपने देखा होगा, आजकल तो आपके फ़ोनों में भी आता है ना, ओके गूगल, है ना, ओके गूगल बोलते हो ना, तो भाई वो हमारे क्या है, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन का एक मशीन लर्निंग, एक डाटा साइंस मॉडल है, जो कि आपके फ़ोनों में दिया जाता है, जिससे कि वो आपकी आप बोलते हो उसको ओके गूगल भाई ये कर दे, तो वो उसी वक्त उस चीज़ को समझ के उससे आपकी इंफॉर्मेशन को निकाल के आपके लिए वो काम कर देता है। फिर गेमिंग वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो गेमिंग में बहुत सारे गेम आज के टाइम में डाटा साइंस को इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि पबजी कितने खेलते हैं यार, मुझे लगता है कि 70% पर्सन तो पबजी खेलते होंगे आप में से, है ना। तो पबजी खेलते हो, फिर क्या कहते वो, और बहुत सारे पबजी खेलते होगे, मारियो भी खेला होगा आपने, ना। और कॉल ऑफ ड्यूटी आज के टाइम में एक अच्छा गेम चल रहा है, फ्री फायर भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो ये जो गेम्स हैं, ये आपने देखा होगा कि ये महीने डेढ़ महीने में एक अपडेट निकालते रहते हैं। तो वो अपडेट इनको कैसे, भाई कैसे इनको, मतलब कैसे पता चलता है इनको कि भाई अब हमारे उसमें गेम में ये कमी है, हमें ये चीज़ निकालनी चाहिए। जैसे कि फ्री फायर और पबजी में तो आपको वो मिलते हैं ना, क्या कहते हैं, कुछ मतलब नए करेक्टर्स भी ये अवेलेबल कराते हैं। तो इनको कहाँ से आइडिया आता है कि भाई अब ये करेक्टर हम प्रोवाइड कराएंगे इस वर्जन में, अब पर्सन्स को हम ये करेक्टर देंगे, अब ये चीज़ देंगे, अब ये चीज़ देंगे। वो इनको कहाँ से पता चलता है? वो आपके ही डाटा को एनालाइज करके और आपको ही वो चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं जो आपकी डिमांड में होती है। जो आप उनको बता रहे हो ना, वो उसी से वो निकाल रहे हैं। वो कहीं से हवा में बातें नहीं कर रहे, या फिर वो कहीं से भाई उनको कोई दिव्य शक्ति नहीं मिल गई कि वो आपको बात को, मन की बातों के समझ लेंगे। तो वो सारा डाटा साइंस के थ्रू कर रहे हैं। फिर इंटरनेट सर्चेज, आपने देखा होगा गूगल आपकी मन की बातें समझ लेता है। अब आप गूगल को कह रहे हो कुछ भी, जो भी आप गूगल से सर्च करना चाहते हो, आप एक एक वर्ड लिखते हो और गूगल कहता है भाई ये लिखना है, वो आपको उसके आगे के वर्ड ऑटोमेटिकली दिखा देगा, है ना। होता है ना ऐसा। तो जब ऐसी कंडीशन है, तो ये क्या है, ये भी हमारा एक डाटा साइंस का एग्जाम्पल है। तो उसको हम कहते हैं रिकमेंडेशन सिस्टम। जब भी आप कुछ भी लिखते हो तो सामने से मशीन आपको रिकमेंड करेगी, अच्छा जी ये करना है क्या। तो डेट इज इंटरनेट सर्चेज में भी हम डाटा साइंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर टेस्ला का एग्जांपल मैंने आपको दिया था। आज के टाइम में ट्रांसपोर्टेशन में तो सबसे बेस्ट वही चल रहा है, टेस्ला कार। तो ऐसे भी आप सेल्फ ड्राइविंग में भी डाटा साइंस का इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे कि हम नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स को काफ़ी रिड्यूस कर पाएँ। फिर हेल्थ केयर में भी अब डाटा साइंस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कि ट्यूमर डिटेक्शन में, ड्रग्स डिस्कवरी में, मेडिकल इमेजेस की प्रोसेस करने में, कुछ वर्चुअल मेडिकल बोर्ड्स बनाने में, जो कि अगर डॉक्टर ना हो तो वो बस पेशेंट की हेल्प कर पाए, उसकी उसका ख्याल रख पाए। और कुछ आपने देखे होंगे कि आज के टाइम में कुछ ऐसे मोबाइल ऐप्स भी हैं, कुछ सॉफ्टवेयर्स भी ऐसे हैं
जहाँ पे अगर आपको चैट का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है, तो आप वहाँ पे अगर मान लो अपनी कोई प्रॉब्लम लिखते हैं, कोई मेडिकल प्रॉब्लम लिखते हैं, तो वो उसके रिगार्डिंग आपसे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और फिर आपको कुछ एक सॉल्यूशन देते हैं। तो वो हमारे मेडिकल बोर्ड्स हैं टोटली, और वो सभी मेडिकल बोर्ड्स डाटा साइंस के थ्रू ही बनाए गए हैं। ठीक है, रिकमेंडेशन सिस्टम मैंने आपको बता दिया, उसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा अमेज़ॉन, नेटफ्लिक्स, गूगल प्ले और आपका फ्लिपकार्ट, ये बड़ी बड़ी कंपनियां काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, फेसबुक भी इस्तेमाल करता है। तो इनका है क्या बेसिकली, जैसे कि आपने यूट्यूब तो चलाते ही होगे, ऑब्वियसली बात है, जो चला ही रहे हो। तो जब आप यूट्यूब पे किसी एक टाइप की वीडियो देख रहे हैं, मान लो कि आप फनी वीडियोस देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो आप देखोगे कि जब भी आप यूट्यूब खोलोगे ना, आपके सामने सारी फनी वीडियोस होंगी, कोई भी एक भी अलग नहीं। आप यूट्यूब पे मूवीज़ देख रहे हो, नेक्स्ट टाइम सारी मूवीज़ होंगी, कोई भी अलग नहीं। तो वो कैसे भाई, कैसे होता है ये? तो जब भी आप कोई सिस्टम बना रहे हो ना, मतलब कोई सिस्टम आप यूज़ कर रहे हो, तो आप उस सिस्टम पे जो भी इस्तेमाल कर रहे हो, जो भी आप यूज़ कर रहे हो, वो उस डाटा को स्टोर कर रहा है, और वो उस स्टोर किए हुए डाटा से आपका मन जानता है आप क्या देखना चाहते हो, वो आपको वही चीज़ दिखाता है। दैट इज रिकमेंडेशन सिस्टम। फिर रिस्क डिटेक्शन, जितनी भी फाइनेंस इंडस्ट्रीज होते हैं ना, जैसे कि बैंक्स हो गए, शेयर मार्केट हो गए, यहाँ पे जब हमें किसी चीज़ का रिस्क कैलकुलेट करना होता है, तो हम डाटा साइंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब मान लो कि आपने क्रेडिट कार्ड, आप किसी का बैंक का इस्तेमाल कर रहे हो, तो उस क्रेडिट कार्ड से कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, बैंक को जब ये चीज़ें निकालनी होती हैं, तो ऐसे टाइम पे रिस्क डिटेक्शन के लिए भी हम डाटा साइंस का इस्तेमाल करते हैं। उसमें कितने फ्रॉड हुए, मान लो अगर कोई बैंक के साथ फ्रॉड हुआ है, हम्म, तो ऐसे टाइम पे बैंक को कितना लॉस होगा, या फिर अगर मान लो शेयर मार्केट में आपने पैसा लगा रखा है, अब उस अचानक से आपके शेयर्स डाउन जाने लगे, अब आप देखना चाह रहे हो कि भाई नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर मैं प्रॉफिट में आ जाऊंगा या फिर मेरा लॉस हो जाएगा। तो जो ये रिस्क है ना, इसको रिस्क को डिटेक्ट करने के लिए, इस रिस्क को कम करने के लिए हम डाटा साइंस का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों थैंक यू, आपने हमारी वीडियो को पूरा देखा, उसके लिए धन्यवाद आपका। और ये थी डाटा साइंस की एक इंट्रोडक्शन वीडियो। इसके बाद हम काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियो लाने वाले हैं, जिसमें कि हम हर एक एल्गोरिदम को आपको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करके दिखाने वाले हैं, और उससे एक जो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट जो भी मैंने आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कशन किया है, जैसे कि फेस डिटेक्शन हो गया, हाउस प्रोटेक्शन हो गया, ये सारे प्रोजेक्ट्स हम इस सीरीज़ के दौरान बनाने वाले हैं। तो अगर आप डाटा साइंस के कुछ अमेजिंग एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हैं, कुछ अमेजिंग प्रोजेक्ट्स बनाना चाहते हैं, ठीक है, या फिर आप नॉर्मली डाटा साइंस को सीखना चाहते हैं, तो हमारी सीरीज़ के साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथ के साथ अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें। और ये जो मैं आपको पीपीटी यहाँ पे प्रोवाइड कराई है, इस पीपीटी का मैं आपको लिंक भी दे दूँगा, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है दोस्तों। उसके लिए कंडीशन ये है कि जब हमारी वीडियो पे 1000 व्यूज़ कंप्लीट हो जाएंगे, तब मैं आपको उस पीपीटी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू। और अगर कोई कमी रह गई हो, आपका कोई क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ हमें बताना ना भूलें। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, तो अगर आप ईमेल करना चाहते हैं ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करना चाहते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट्स भी यहाँ पे अवेलेबल है, और यूट्यूब चैनल भी मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया हुआ है। तो अगर आप कुछ भी, जिसके थ्रू भी आप
करना चाहते हैं आप कमेंट में भी मेरे को बता सकते हैं, मैं आपका कमेंट में भी रिप्लाई करने के लिए रेडी हूँ ऑलवेज। ओके, थैंक यू।